नमस्कार। खबर अभी तक का खास कार्यक्रम खबर की तह तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हर खबर की तह तक जाना जरूरी होता है, खबर की तह तक जाकर उसके असर तक भी पहुंचना जरूरी होता है। और हमारी कोशिश है कि वो वाली खबरें जो आपके राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई हैं उन पर नजर रहे। अलग अलग राज्यों की बड़ी बड़ी खबरों की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाताओं के साथ। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कर्मचारी राजनीति पर, सियासत, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पर वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, कल हुए चुनाव में निर्विरोध चुने गए हैं प्रदीप ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सियासत अक्सर गर्माती रहती है। कर्मचारियों को लिए गए फैसलों पर, कर्मचारियों के खिलाफ हुए कुछ कामों पर, कर्मचारियों के प्रदर्शनों की बात हो और कर्मचारियों के चुनाव की बात हो। कल चुनाव में निर्विरोध प्रदीप ठाकुर चुने गए। महासंघ पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिमाचल की कर्मचारी राजनीति पर, सियासत, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पर वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। कल चुनाव हुआ था और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे ब्यूरो शिमला प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं और मेरी वरिष्ठ सहयोगी हरसिमरत कौर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंजाब की खबर पर उनसे हम बात करेंगे, राव शफात अली से उत्तराखंड की खबर पर, और हिमाचल की खबर पर प्रदीप ठाकुर जो चुनाव की बात आ रही है। ये कर्मचारियों का अराजपत्रित चुनाव महासंघ का कितने दिन बाद हुआ, क्या प्रक्रिया इसकी रही, और सियासत क्यों गरमा रही है प्रदीप, क्या है अंदर की बात? बिल्कुल नासिर, देखिए, हिमाचल में कर्मचारी राजनीति तब उबाल लेती है जब कोई नई सरकार बनती है। अच्छा। क्योंकि हिमाचल में सबसे बड़ा कर्मचारियों का कोई संगठन है, कोई महासंघ है, फेडरेशन है, तो वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। एनजीओ फेडरेशन भी इसको कहते हैं। लेकिन इस बार जो देखने में आया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, तो दावा जो पेश किया गया है वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े, और जो कांग्रेस के चाहते, कांग्रेस को जो लीडर्स अच्छे लगते हैं कर्मचारियों में, उनकी तरफ से दावा इस बार पेश किया गया। हालांकि पिछले कल जो चुनाव हुए हैं प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में, और ये पूर्व में एनपीएस एसोसिएशन के भी प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो ये रहे हैं, और पूर्व में जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने ओपीएस को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, तो उस दौरान ओपीएस का जो बड़ा आंदोलन है वो एनपीएस कर्मचारियों ने लड़ा था और उसका नेतृत्व प्रदीप ठाकुर कर रहे थे। तो ऐसे में ये मांग, बड़ी डिमांड बेशक पूरी हो चुकी है, लेकिन जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उस पर अब कब्जे का जो एक सियासत है उसके लिए शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो पिछले कल चुनाव हो गए हैं प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में, जिसमें निर्विरोध प्रदीप ठाकुर को अध्यक्ष बनाया गया है एनजीओ फेडरेशन का, और इस दौरान कुछ पूर्व कर्मचारी नेता भी मंच पर मौजूद रहे, जिसमें बड़ा नाम एसएस जोगटा का था, जो 2012 से लेकर 17 तक जब कांग्रेस की गवर्नमेंट प्रदेश में थी उस वक्त वो एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष थे और सरकार से उन्हें मान्यता मिली हुई थी। और अब जो प्रदीप ठाकुर निर्विरोध चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने हैं, उनके चुनाव को सवाल उठाए हैं त्रिलोक ठाकुर ने। ये भी एनजीओ फेडरेशन के पूर्व में जो असिस्टेंट हम कह सकते हैं कि महासचिव रहे हैं, अतिरिक्त महासचिव, इनको जिम्मेदारी इनको उस वक्त मिली थी जो जोगटा गुट जब सरकार में मान्यता प्राप्त संगठन हुआ करता था। अच्छा। लेकिन जो पिछले कल चुनाव हुए हैं तो त्रिलोक ठाकुर ने सवाल उठाए और कहा कि ये संवैधानिक चुनाव नहीं है, कर्मचारी इससे दूरी बना के रखें, और हम पैरेलल चुनाव करवा रहे हैं। कुछ जिलों में हो चुके हैं और बाकी जिलों में वो चुनाव होने वाले हैं, और उसके बाद हम सरकार के पास मान्यता के लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2 बड़े संगठन ये सामने आ गए हैं, और एक और तीसरा संगठन भी, जो तीसरा गुट भी है एलडी चौहान के नेतृत्व में, वो भी अपने स्तर पर चुनाव करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी कर्मचारियों के बीच में यहाँ सामने दिखकर आ रही है। और इसके साथ साथ अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार मान्यता किस ग्रुप को देती है। क्या प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व वाले ग्रुप को मान्यता देती है, या फिर त्रिलोक ठाकुर वाले को, या फिर किसी और को, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि जब 2017 से लेकर 22 तक जयराम ठाकुर सरकार प्रदेश में थी, उस वक्त अश्वनी ठाकुर, जो उनके ही विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनको उस वक्त अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया, और उनको नेतृत्व वाले संगठन को सरकार ने मान्यता दी, और उसके साथ जेसीसी की बैठक हुई थी, और फिर उसके बाद उनको राज्य सचिवालय में, क्योंकि दफ्तर मिलता है
राज्य सचिवालय में कर्मचारी संगठन का जो अध्यक्ष होता है, उनका कार्यालय वहां पर बकायदा होता है। और जो कर्मचारियों की डिमांड्स हैं, 2.5 लाख कर्मचारियों को का प्रतिनिधित्व ये संगठन करता है। तो उनके साथ जेसीसी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक होती है, उसमें वो कर्मचारियों की डिमांड्स को लेकर आते ठीक है हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वर्चस्व की जंग जो शुरू हुई है, अब इसमें देखना ये होगा कि सरकार का पलड़ा किसकी तरफ भारी रहता है, किसको अपने साथ, किसको अपना चहेता बनाता है, और वो कर्मचारियों की डिमांड को कितना मनवा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उबाल हिमाचल की कर्मचारी राजनीति में जरूर आया हुआ है। शुक्रिया प्रदीप, इस पूरी खबर पर गहराई तक चर्चा करने के लिए, तह तक जाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी है और बड़ी बात यहां पर यह है कि प्लेटलेट्स घोटाला सामने आया। आप अंदाजा लगाइए, घोटालों के भी न जाने क्या क्या नाम हो चुके हैं। लैब प्लेटलेट्स घोटाला, निजी अस्पताल दिखा रहे हैं मरीजों की प्लेटलेट्स कम, और सरकारी अस्पताल में चेक करवाने पर आ रही है अलग रिपोर्ट, और इसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। जिलाधिकारी ने 4 लैब्स को नोटिस भेजा है। लोग एक तो बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, परेशान होते हैं, उसमें ऊपर से इस तरह की जब करतूतें सामने आती हैं, या इसको गलतियां कहें, लापरवाहियां कहें, क्या कहें, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, इसकी तह तक जाने के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए राव शफात अली इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। राव, लैब्स घोटाला, प्लेटलेट्स घोटाला, ये एक नया नाम निकलकर सामने आया है। हालांकि ये सुनते आ रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि एक जगह रिपोर्ट हमने कराई है, टेस्ट कराया, तो कुछ रिपोर्ट आई है प्लेटलेट्स को लेकर, दूसरी जगह कुछ रिपोर्ट आज से आई है। अच्छा, ये भी एक बात आती है राव शफात अली की, अगर कुछ घंटों का वक्त रहे चेकअप कराने में तो शायद बढ़ जाती हैं थोड़ी बहुत प्लेटलेट्स, लेकिन इसमें क्या है, इसकी तह तक क्या है, इस खबर की तह तक, और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है उत्तराखंड में इस मामले में? डॉक्टर नासिर, देखिए ये दुर्भाग्य है कि जिन डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ कृत्य ऐसे सामने आ रहे हैं कि डॉक्टरों की वजह से ये पेशा भी बदनाम हो रहा है। कुछ ऐसी लैब है जहां इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में देखिए डेंगू का कहर है, हजारों केस इस वक्त उत्तराखंड में है। लोग परेशान हैं, ग्रामीण क्षेत्रों या फिर शहरी क्षेत्रों, अस्पताल खचाखच भरे हैं, बेड्स की कमी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब डेंगू होता है इस बीमारी में तो प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा गिरते हैं, सब शरीर कमजोर हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो मजबूरन जो मरीज हैं उनको प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ता है। हालांकि इतना बजट नहीं होता है उनका, बहुत सारी दिक्कतें, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं कर रहे हैं कुछ जो अस्पताल है। स्वास्थ्य मंत्री निर्देश देते हैं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री गहराई तक नहीं जाते हैं। कभी कभार वो औचक निरीक्षण कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जिला प्रशासन की अगर बात करें, डीएम सोनी का नजर बनाए हुए हैं, सख्त दिशा निर्देश जारी कर रही है, औचक निरीक्षण कर रही है। जो स्वास्थ्य सचिव है डॉक्टर आर राजेश कुमार, वो तो जनता के बीच में जाकर के फीडबैक ले रहे हैं कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारें, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर इस मामले में गंभीर नजर नहीं आते, धन सिंह रावत, वो सिर्फ आदेश दे देते हैं। अब प्लेटलेट्स की अगर बात करें, देखिए बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है कि जिस लैब में मरीज अपनी प्लेटलेट्स चेक कराता है, जब वो अस्पताल पहुंचता है, वो निजी अस्पताल होते हैं। बहुत सारी ऐसी फहरिस्त है ना सिर्फ, लेकिन जब उसकी प्लेटलेट्स बताई जाती है कि 10,000 है या 20,000 है, और उसी को जब शिकायत के बाद यानी कुछ शक होता है मरीज के परिजनों को या मरीज को, दूसरी लैब में या सरकारी लैब में जब टेस्ट कराया जाता है तो वही प्लेटलेट्स 50,000, 60,000, 1 लाख तक निकलती है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से उनके जेबों को लूटा जा रहा है, और इलाज के नाम पर किस तरह से प्लेटलेट्स के नाम पर ये घोटाला हो रहा है। इसके चलते हालांकि जब ये शिकायतें मिली जिला अधिकारी को, सोनिका को, तो उन्होंने एक टीम बनाई और दिशा निर्देश जारी किए, सीएमओ को जांच के लिए आदेश दिए। जब वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो कुछ अस्पताल वाकई में ऐसे थे, उन्होंने कुछ क्रॉस रिपोर्ट चेक कराई, यानी क्रॉस लैब में यानी सरकारी लैब में प्लेटलेट्स चेक कराए, तो पता चला कि प्लेटलेट्स उन मरीजों के बढ़े हुए हैं जितना कि निजी अस्पतालों में दिखाया जा रहा था, उतने नहीं थे, उससे बहुत ज्यादा थे। तो आप यही अंदाजा लगाइए कि किस तरह का घपला ये सामने आ रहा है। इसी के चलते ऐसी लैब को, ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। उससे पूर्व में जब जिलाधिकारी खुद औचक निरीक्षण पर थी, सीएमओ औचक निरीक्षण पर थे, तो कुछ अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के साथ लापरवाही नजर आ रही थी। अच्छा। वो व्यवस्थाएं नहीं थी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। इसी के चलते 2 ऐसे अस्पताल थे जिनको 10-10 हजार रुपए का एक नोटिस दिया गया था, जुर्माना लगाया गया था। लेकिन हालात सुधरने वाले नजर नहीं आते हैं, लापरवाही बहुत नजर आती है। हालांकि देखिए जिला प्रशासन की टीम अपनी ओर से कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार डॉक्टर नासिर बढ़ रही है, उससे खतरा अब उत्तराखंड में और ज्यादा मंडरा रहा है।
कुछ दिन पहले तक 746 जी। केस थे, फिर 800, 900 ठीक। हुए और हर दिन 30 से 40 जो डेंगू के मरीज हैं उनकी पुष्टि हो रही है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात निकलकर सामने आती है कि स्वास्थ्य सेवाएं हो और शिक्षा हो, अगर हमारी सरकारें इस पर गंभीरता दिखाते हैं और लोगों की जिम्मेदारी ले लें, इसको लेकर लोगों को राहत मिल जाए, तो लोग बहुत सारी चीजों में सरकारों की जरूरत भी महसूस न करें। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा अगर देश के लोगों को सही तरीके से और एक समान मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और उत्तराखंड में जिस तरह से लैब्स की बात हो रही थी, प्लेटलेट्स के घोटाले की बात हो रही है, इस पर अब किस तरह से कार्रवाई होगी और किस तरह से इस चीज से निपटा जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी राव। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, अब पंजाब की तरफ रुख करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक खुला चैलेंज दिया है कांग्रेस के नेता और अकाली दल के नेता राजा वड़िंग और विक्रम मजीठिया को। खुला चैलेंज, 45% से क्लियर करके दिखाएं पंजाबी का पेपर, यानी 1 महीने तैयारी करें और पंजाबी भाषा का पेपर 45% नंबर लाकर क्लियर कर दिखा दें। चैलेंज दे रहे हैं, 1 महीने का समय भी देता हूं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को चुनौती दी है। सनावर और दून स्कूल से शिक्षा लेने वाले ये नेता इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री शनिवार को पंजाब पुलिस में नवनियुक्त 560 सब इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने इस तरह से चुनौती दी। अब इस पर हरसिमरत कौर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर की गहराई तक जाने के लिए, तह तक जाने के लिए। हरसिमरत, ये चैलेंज क्यों दिया जा रहा है? पंजाबी भाषा का जिक्र क्यों उत्तराखंड पंजाब की राजनीति में इस वक्त ज्यादा हो रहा है? क्यों मुख्यमंत्री ने चैलेंज दिया और उस पर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जी बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि बीते दिन जालंधर में थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उन्होंने वहां पर 560 सब इंस्पेक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये जो सारा कुछ निकल के सामने आया है पंजाबी भाषा को लेकर, ये यहीं पर शुरू हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जब नोटिफिकेशन जारी हुई तो उनमें जो मानसा जिला है, मानसा जिला में तकरीबन 7 से 8 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें आपको ये बता दें कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो पंजाब का है, बाकी 6 या 7 तकरीबन सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, वो सभी हरियाणा के हैं। मूल रूप से वो पहले शायद पंजाब रहते थे और अब वो हरियाणा में रह रहे हैं, पर उनका जो डोमिसाइल है वो बताया जा रहा है कि वो यहाँ का है। ये खुद सफाई जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी है। उन्होंने कहा कि 95% लोग जो हैं वो पंजाब से हैं जिनको नौकरी दी गई है, और बाकी अगर 5% इधर उधर कहीं पर नौकरी गई है तो वो कोटा होता है पंजाब में बाकी राज्यों के लिए जिसके तहत गई है। पर आपको बता दें कि विपक्षी दल जो है मुख्यमंत्री को इसी बात पर घेर रहे थे कि जिस तरह से देखा गया कि मानसा में बड़े लेवल पर हरियाणा के सब इंस्पेक्टर को नौकरियां दी गई हैं, पर इस पर मुख्यमंत्री ने एक तो सफाई दी कि 95% पंजाब के ही लोग हैं और जिन लोगों को बाहर से यानी कि राजस्थान से भी बताए जा रहे हैं जिनको पंजाब में नौकरी मिली है, उनका डोमिसाइल या अगर हम पीछे की बात करें यानी कि वो पहले पंजाब में रहते थे और बाद में अपने किसी कारणवश वो अलग अलग राज्यों में चले गए हैं। दूसरी बात, जब पंजाब की बात हुई, पंजाबी की बात हुई, तो उन्होंने जितने भी विपक्षी दल थे उनके नेता निशाने पर लिए हैं, चाहे उनमें श्रोमणी अकाली दल से विक्रम मजीठिया हो या फिर कांग्रेस से राजा वड़िंग हो। इन दोनों को चुनौती दी गई है मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा कि आप 45% अंक जो हैं वो 1 माह के भीतर पंजाबी में लेकर दिखाए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मनप्रीत बादल जो कि पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं पंजाब के और अब आजकल भाजपा में है, कांग्रेस से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पुराने साथी रह चुके हैं जो पुरानी एक पार्टी थी उसमें। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं उस वक्त मनप्रीत बादल को पंजाबी का अखबार पढ़कर सुनाता रहा हूं क्योंकि उनकी पंजाबी भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। तो उन्होंने साथ ही साथ कुछ प्राइवेट स्कूलों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ऐसे प्राइवेट या फिर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें पंजाबी नहीं आती, वो पंजाब का भला नहीं सोच सकते क्योंकि वहां पर पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। तो ये सारा मैटर जो है इसके इर्द गिर्द घूमता है कि पंजाब में जब युवाओं को नौकरी दी जानी थी तो ये कहा गया था कि विदेशों से भी जो बच्चे गए हुए हैं उन्हें वापस बुलाया जाएगा और पंजाब में नौकरी दी जाएगी। पर हाल ही में अगर बात की जाए तो विपक्षी दल लगातार ये निशाना साध रहे थे कि आप अन्य राज्यों के युवाओं को, नौजवानों को पंजाब में नौकरी क्यों दे रहे हैं। ये सारा जो मामला है इस तरह से सामने आया कि मुख्यमंत्री ने खुद जो और नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो मजीठिया है चाहे वो राजा वड़िंग है, उनको अब चुनौती दे दी है कि वो 1 माह के भीतर पंजाबी की परीक्षा दें और उसमें 45% अंक कम से कम लेकर आए।
तो मुख्यमंत्री ने चुनौती दी है पंजाबी भाषा में पेपर क्लियर करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे नेता हैं वो पलटवार कर रहे हैं कि तू उधर उधर की ना बात कर, ये बता पंजाब का हाल ये क्यों हुआ। विक्रम मजीठिया ने इस तरह से कमेंट किया है। अब पंजाब में पंजाबी भाषा को लेकर पंजाबी नेताओं को चुनौती दी जा रही है कि पंजाबी भाषा में पेपर क्लियर करके दिखाएं। हम और भी बात करेंगे, और बात करेंगे अब G20 की। G20 को लेकर, सम्मेलन को लेकर लगातार जो तैयारियां थी वो सामने आ रही थी, और आज G20 नेता राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और आज के भी कई कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री की अलग अलग नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता होंगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण यह सम्मेलन भारत के लिहाज से रहने जा रहा है। पूरी दुनिया की चर्चा भारत में हो रही है, इसके साथ ही भारत के लिए भी बहुत कुछ इस सम्मेलन से हासिल करने की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी एक संक्षेप में एक प्रतिक्रिया सभी की। राव शफकत अली, G20 का सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिली, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली, भारत की अध्यक्षता में एक बड़ी बात निकलकर सामने आई, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया। इसके अलावा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कनेक्टिविटी को एक मंजूरी मिली। तो इस तरह से देखा जाए आज भी इस तरह के कई कार्यक्रम है। कितना महत्वपूर्ण और कितना असर डालने वाला है पूरी दुनिया में भारत के लिहाज से G20। डॉक्टर नासिर, देखिए भारत इतिहास लिख रहा है। भारत की संस्कृति, सभ्यता ये पूरी दुनिया देख रही है। G20 में 20 देशों के जो प्रतिनिधि पहुंचे हैं, आप देखिए कि कितना खुश है और कितना एक भारत की जो तस्वीर उभर करके सामने आई है, जो कभी भारत की पहचान हुआ करती थी, आज इसको सीधे भाषा में अगर कहें डॉक्टर नासिर तो कहिए कि पूरी दुनिया का नया बादशाह बनकर के आज भारत उभर रहा है। आपने कहा कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा हुई है, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बनी है। अफ्रीकी यूनियन G20 का एक सदस्य बना है, यानी कि अब इसको G20 की जगह G21 भी अगली बार कहा जा सकता है। तो ये बहुत बड़े ऐतिहासिक पल हैं जो भारत के अंदर हुए हैं। और भारत क्योंकि अग्रणी एक देश रहा है, सबके साथ मिलकर के चलने का देश रहा है, अहिंसा का पुजारी रहा है, अहिंसा की बात हमेशा से करता रहा है, और यही वजह है कि जो धार्मिक घृणा के प्रति देशों में बात फैली है उसकी निंदा भारत ने की है। जो धार्मिक पुस्तकों को आपने देखा कि कुछ देशों में जलाया गया या किसी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं हुई तो उसकी निंदा भारत ने की है, और G20 इसका गवाह भी रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आतंकवाद को लेकर, उग्रवाद को लेकर के इस पर चर्चा हुई है कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी हो और किस तरह से सब मिलजुल करके रहें। आयात निर्यात को लेकर के, बहुत सारे व्यापार को लेकर के, कूटनीति को लेकर के, राजनीति को लेकर के तमाम चर्चाएं इसमें रही हैं। बहुत ही ऐतिहासिक ये रहने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया मेहमानों को, ये देखने वाला था। सबसे बड़ी बात अभी आपने जिक्र किया कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का भी घोषणा हुई है इसमें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो देश है वो अब आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो दूसरे देशों से फ्यूल की एक समस्या पैदा होती है, अगर इस पर सही तरीके से काम हो, गंभीरता से काम हो ग्लोबल बायोफ्यूल्स को लेकर के, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हर एक देश के लिए हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो तस्वीर अब बनी है या बन रही है, और हम फ्यूचर में जिस तरह से आगे काम करते जा रहे हैं, तो वाकई में ये उन नौजवानों के लिए है भारत। बिल्कुल राव जी, अब आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर मैं एक प्रतिक्रिया प्रदीप से भी लूंगा। जी राव। हाँ जी डॉक्टर नासिर, क्योंकि अब भारत की जो छवि पहले हुआ करती थी, अगर आप देखें कि किस तरह से दूसरे देश जो है तरक्की करते जा रहे थे, लेकिन भारत अभी थोड़ा सा कुछ मामलों में पिछड़ा हुआ था। वो टेक्नोलॉजी की बात हो, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में भारत का नाम है। देखिए हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, सूर्ययान के आसपास हम पहुंच चुके हैं। उसका तमाम जो रिसर्च है वैज्ञानिकों का, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और ये सारी चीजें कि इस बार भारत की आधुनिकता भी देखी है दुनिया के देशों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से, और भारत की प्राचीन विरासत को भी देखा है। प्रदीप, आपकी एक संक्षेप में प्रतिक्रिया। G20 सम्मेलन, आज भी कई कार्यक्रम होने हैं, राजघाट पहुंचे और पूरी दुनिया के नेता एक साथ बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और आज ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। आज कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री करेंगे। पहचान बन रही है भारत की, लेकिन भारत की एक छवि, भारत की जो पारंपरिक संस्कृति रही है उसकी भी झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन हुआ है और इसमें पूरे देश की संस्कृति को वहां पर दिखाने की कोशिश भी की गई है भारत की तरफ से, और जो भारत का प्रभुत्व है, भारत का वर्चस्व है, वो दुनिया की तरफ अब बढ़ रहा है।
सारे देश यहाँ पर पहुंचे और भारत की जो यहाँ का वैभव है वो भी यहाँ पर उन्होंने देखा है। पिछले कल 2 सत्रों में चर्चा हुई, वन अर्थ, दूसरा वन फैमिली, और आज जो चर्चा है वो वन फ्यूचर पर होनी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब दुनिया को एक तरह से एक जैसा सोचने की जरूरत हो गई है। और जिस तरह से पिछले कल जो साझे तौर पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, उसमें हस्ताक्षर जो है सभी देशों ने किए हैं, आज उसको अपनाया जाएगा। सतत विकास की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। और विश्व अब कैसे एक परिवार की तरह रहे और सबका भविष्य एक जैसा हो, ये थीम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा जो G20 का सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता, उसका नेतृत्व भारत ने किया है, और भारत के नेतृत्व में ही जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां के वो भी G20 का हिस्से बनी। यानी हम कह सकते हैं कि अब G21 अगली बार से इसे कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भारत की एक पहचान है, जो पहले से ही पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रही है, विश्व गुरु की बात लगातार होती है। और अब जिस तरह से ये चर्चाएं भी अब चल रही है कि एक ऐसा नेतृत्व के तौर पर भारत खड़ा हो गया है जिसके सामने दुनिया भी बिल्कुल प्रदीप, और इस वक्त विश्व गुरु के साथ विश्व मित्र बनकर भारत सामने आ रहा है। और जिस तरह से हर देश के राष्ट्राध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, वो अपने आप में अभिभूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हरसिमरत, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। जी बिल्कुल नासिर जी, जिस तरह से हमने देखा कि G20 समिट का आज आखिरी दिन है और पहले दिन की अगर बात की जाए तो बड़ी गर्मजोशी से सबका स्वागत हुआ और एक एक करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिल रहे थे और उसके बाद सेशंस रखे गए थे। इन सेशंस में भी अच्छी भागीदारी जो है वो निकलकर सामने आई, बहुत सारी चीजें सामने आई, जैसा कि आपने बताया कि कई घोषणा पत्र इसमें लिखे गए, कई सहज मुद्दों पर बातें की गई और उसको लेकर के आज दूसरा दिन जो है वो रहने वाला। और आज इसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से ही तकरीबन हो गई थी जब सारे G20 के लीडर्स आए हुए थे। वो सभी राजघाट पर पहुंचे, उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और वहां पर भक्ति गीत भी सुने। खास करके नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री देश के, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने खादी के शॉल सबको भेंट किए हैं। कहीं ना कहीं देश की जो परंपरा है वो दी जा रही है, सभी नेताओं के साथ बातचीत भी हो रही है, पर ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो सब तक पहुंची है मेजबानी के जरिए। और इसके बाद आज जो मेजबानी है वो अगली समिट के लिए ब्राजील को सौंप दी जाएगी। तो इससे साफ पता लगता है कि कितना सौहार्द रहा है। और ये G20 समिट में आज जो दूसरा सेशन होना है उसको लेकर भी हम ये सोच सकते हैं कि सच में ये भविष्य के लिए और भी वन फ्यूचर पर बात होगी। और प्रधानमंत्री ने कल ही कह दिया था, कल ही कह दिया था कि इस वक्त अब ये जरूरत है कि सब मिलकर साथ चलें, सब समान सोचें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली, प्रदीप ठाकुर, हरसिमरत पॉल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर की तह तक जाने के लिए। और G20 पर भी हमने बात की। G20 का ये महासम्मेलन, शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ इससे अमृत निकल कर सामने आएगा। और आज भी बहुत से महत्वपूर्ण इस दौरान, सम्मेलन के दौरान चर्चा रहेंगी, काम रहेंगे, वो तमाम तस्वीरों और खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।